हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? क्या हाल चाल है आपके? लाजवाब, फर्स्ट क्लास। सो वेलकम टू द डे वन ऑफ आर 20 डे सीरीज फॉर आर नवंबर एग्जाम। और आज हम डे वन पर ऑब्वियसली अपना पहला चैप्टर जो बिजनेस इकोनॉमिक्स के बारे में बताता है, हमारे सिलेबस की जो हेडिंग है उसको लेकर चर्चा करते हैं, उसको लेकर बताता है। तो आज हम इस अपने पर्टिकुलर टॉपिक को कवर करने वाले हैं, दैट इज व्हाट नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। इसमें कई सारे चैप्टर में कई सारे टॉपिक हम पढ़ेंगे। 2 दिन हमने इस पर्टिकुलर टॉपिक को डिवोट करे हैं और एग्जाम में लगभग अगर मैं बात करूं 4 to 5 क्वेश्चंस तो इस पर्टिकुलर चैप्टर से बन ही जाते हैं। और यस, ऑब्वियसली आने वाले चैप्टर्स के लिए एक बेस तैयार करना बहुत जरूरी है, वो हमें इस चैप्टर में देखने को मिलेगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले एक बार नजर डाल लेते हैं इस टॉपिक पर, पर्टिकुलर टॉपिक में हम क्या क्या चीजें समझने वाले हैं। देखो, सबसे पहले तो हमारा टारगेट होगा कि ये जो एक नया वर्ड हमारे सामने आया है, बिजनेस इकोनॉमिक्स, उसका मतलब क्या है, उसका मीनिंग क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है। बिजनेस इकोनॉमिक्स से यूजुअली दोनों हमने अभी तक अलग अलग पढ़े हैं, लेकिन अब दोनों एक साथ आ गए तो उसका क्या इंपैक्ट रहेगा, क्या कंसेप्ट रहेगा, वो हम समझेंगे। उसके बाद जब बिजनेस इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन हो जाएगी तो इसका बेसिकली जो नेचर है, इसके जो पार्ट्स हैं, किस तरीके से इसके अंदर हम कंसेप्ट को स्टडी करते हैं, वो हम टॉपिक इसके अंदर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स की, कि कौन कौन सा एरिया बिजनेस इकोनॉमिक्स कवर करती है। हम चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने वाले हैं। हम चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने वाले हैं तो क्या हमारी जो नॉलेज है वो सिर्फ अकाउंट्स डिपार्टमेंट तक ही सीमित रहती है? क्या नहीं, हमें किन किन एरियाज में अपनी नॉलेज का यूज करना पड़ सकता है, किन किन चीजों के बारे में एनालिसिस करना पड़ सकता है। तो उसमें खाली हमारी अकाउंटिंग नॉलेज नहीं होती, उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। तो उसके लिए बिजनेस इकोनॉमिक्स का क्या रोल है, क्या क्या एरिया हमें अंडरस्टैंडिंग के लिए मालूम होना चाहिए, ये तमाम टॉपिक हम इसके अंदर कवर करेंगे। साथ ही इस टॉपिक में, इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम अपना टॉपिक सेंट्रल प्रॉब्लम, ये हालांकि रिपीटेटिव होगा, आपने स्कूलिंग में इसको ऑलरेडी पढ़ा होगा, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, ये वाला टॉपिक। एंड फाइनली लास्ट में हम पहुंचेंगे टाइप्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज, माफ कीजिएगा, टाइप ऑफ इकोनॉमीज। जैसे अभी रिसेंटली G20 हमारी कंट्री में हुआ बहुत अच्छे तरीके से, और उसमें बहुत सारी इकोनॉमीज ने, बहुत सारी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट करा। तो हर एक कंट्री का, हर एक इकोनॉमी का काम करने का तरीका अलग अलग मैनर में होता है। कहीं पर प्राइवेट सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होती है, कहीं पर गवर्नमेंट सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होती है। तो इन इकोनॉमीज को क्या कहा जाता है और ये कैसे ऑपरेट करती हैं, ये एक अच्छा टॉपिक होगा हमारे लिए। और हम इस वाले टॉपिक को भी इस पर्टिकुलर चैप्टर में कवर करेंगे। तो आइए ध्यान देते हैं, सबसे पहले समझते हैं हमारा बेसिकली बिजनेस इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या होता है। तो ये अपनी जो हमारी एक्सटेंडेड क्लासेस हैं, फुल फ्लेज सिलेबस है, उसमें भी मैं एग्जांपल आपको देता हूं, यहां पर भी मैं आपको एग्जांपल देने वाला हूं। हमारा जो हमारी जो हेडिंग है बिजनेस इकोनॉमिक्स, ओके, ये 2 वर्ड से मिलकर बनी हुई है। एक हमारा बिजनेस वर्ड आ गया, इकोनॉमिक्स वर्ड आ गया। ओके, अभी तक अब मैं स्कूलिंग की बात करूं तो हमने इकोनॉमिक्स एक अलग सब्जेक्ट पढ़ा था, बिजनेस यानी कि बिजनेस स्टडीज हमने अलग सब्जेक्ट पढ़ा था, अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम से आए हैं तो पहले इन दोनों की मीनिंग समझते हैं, इकोनॉमिक्स क्या है, बिजनेस क्या है। जब मैं इकोनॉमिक्स की बात करता हूं तो जैसे कि ये आप एक पिक्चर देख रहे हैं, ये हमारे किसान भाई हैं। हमारे किसान भाई दिन रात मेहनत करते हैं हमारा पेट पालने के लिए, हमारे लिए फूड ग्रेन्स जो है उनको प्रोड्यूस करने के लिए। अब ये इनके साधन है, आजकल तो ट्रैक्टर भी होने लग गए ऑब्वियसली। द थिंग इज कि एक पर्टिकुलर फार्मर के पास अपनी कोई एग्रीकल्चर लैंड है, ओके, कि भाई जिस पर वो अपनी खेती कर सकते हैं, एग्रीकल्चर लैंड। और इस एग्रीकल्चर लैंड पर वो प्रोड्यूस कर सकते हैं बहुत अलग अलग तरह की क्रॉप्स, जिसमें राइस भी आ सकता है, वीट भी आ सकता है, शुगर कैन है, कॉटन है, पल्सेस है, एटसेट्रा, राइट। यहां पर जो ये वाली चीज है, इसको हम कहते हैं वांट्स। इसको हम क्या कहते हैं? वांट्स कहते हैं। वांट्स मतलब ह्यूमन वांट्स, कि हम ये प्रोड्यूस करना चाहते हैं। जबकि एग्रीकल्चर लैंड दोस्तों बेसिकली ये क्या है? ये रिसोर्सेज है। ये क्या हमारे रिसोर्सेज हैं। अब हमारे सामने ये जो सिचुएशन है वो ये वाली एग्जिस्ट होती है कि ह्यूमन वांट्स जो है वो हमेशा ज्यादा होती हैं रिसोर्सेज से। ओके,
अब ये फार्मर, इसके पास जो भी जमीन हो, वो चाहकर भी ना जाने कितनी सारी क्रॉप है जो ये प्रोड्यूस करना चाहता है, वो प्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो सबसे पहली सिचुएशन किसी भी कंडीशन में जो अराइज होती है वो है कि ह्यूमन वांट्स आर ग्रेटर देन रिसोर्सेज। गॉट द पॉइंट? इस सिचुएशन को हम कहते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इसको हम क्या कहते हैं? इकोनॉमिक प्रॉब्लम कहते हैं। ठीक है, जो बेसिकली अराइज होती है, अगर मैं इसको और एक बेटर वर्ड आपको दूं, कि जो आपने लिखा ना इस तरीके से कि रिसोर्सेज आर लेसर देन वांट्स या वांट्स आर ग्रेटर देन रिसोर्सेज, ये होती है स्केर्सिटी। ये क्या होती है? स्केर्सिटी होती है। स्केर्सिटी मतलब हिंदी में अगर बात करें तो दुर्लभता, किसी चीज की कमी होना। तो कमी किस चीज की थी सर? रिसोर्सेज की कमी थी। हम अपने सारे की सारी वांट्स को पूरा नहीं कर सकते थे, राइट? जिसकी वजह से हमारे सामने इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज हुई। सर इकोनॉमिक प्रॉब्लम मतलब? सर इट इज प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। व्हाट चॉइस? कि यहां पर हमारे फार्मर भाई जिनके पास ये रिसोर्सेज है, एग्रीकल्चर लैंड है, इक्विपमेंट है, बाकी चीजें हैं, उससे ये सारी की सारी चीजें प्रोड्यूस नहीं कर सकते, बिल्कुल, क्योंकि स्केर्सिटी है रिसोर्सेज की। अब इनके सामने प्रॉब्लम है, समस्या आ गई। समस्या किस चीज की? इकोनॉमिक प्रॉब्लम की, कि यार मैं सारे कुछ तो प्रोड्यूस नहीं कर सकता, लेकिन किसको प्रोड्यूस करूं? वीट को प्रोड्यूस करूं, राइस को प्रोड्यूस करूं, शुगर कैन को प्रोड्यूस करूं? किसका प्रोडक्शन करना मेरे लिए सबसे अच्छा होगा, सबसे बेहतर होगा? ओके, तो ये इन्हें सेलेक्ट करना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, यही तो प्रॉब्लम है। अब इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमारे किसान भाई क्या करेंगे? हमारे किसान भाई थोड़ा मार्केट एनालिसिस करेंगे, सेल्फ एनालिसिस करेंगे, सॉइल एनालिसिस करेंगे। यार पिछले साल मैंने वीट, हमारी क्रॉप, इसमें वीट का प्रोडक्शन तो बढ़िया होता है खेत में, लेकिन पिछले साल मैंने वीट प्रोड्यूस करा था, वो बचा हुआ है अच्छा खासा भी, तो ज्यादा प्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है। ओके ठीक है। अच्छा मैं राइस प्रोड्यूस कर लूं क्या? चलो राइस प्रोड्यूस कर लो, लेकिन यार राइस का प्राइस मार्केट में कुछ मजेदार नहीं है, थोड़ा कम मिल रहा है, तो शायद इतना मुनाफा ना मिले। और मैं देख रहा हूं बाकी सारे किसान भी आसपास राइस बहुत ज्यादा उगा रहे हैं, ऐसा ना हो कि मार्केट में राइस ज्यादा पहुंच जाए और दाम अच्छा ना मिले। भाई सोच रहे, दिमाग लगा रहे। अच्छा शुगर कैन ठीक रहेगा? शुगर कैन, हाँ शुगर कैन का मार्केट में सरकार प्राइस भी अच्छा दे रही है। मैं इस बार देख रहा हूं कुछ प्रोड्यूस भी कम ही कर रहे हैं किसान, इस साल बारिश अच्छी होने की उम्मीद है, चलो शुगर कैन करते हैं। और फाइनली हमारे किसान भाई एंड में इस डिसीजन पर पहुंचे कि चलो लेट्स प्रोड्यूस शुगर केन। ओके दोस्तों, यहां पर हमारे किसान भाई ने जो फाइनली ये डिसीजन लिया कि चलो शुगर कैन को प्रोड्यूस करें, इस चीज को बोला जाता है इकोनॉमिक्स। इसी चीज को हम क्या नाम देते हैं? इकोनॉमिक्स का नाम देते हैं। ओके, इकोनॉमिक्स एक इस तरह से सब्जेक्ट कह लीजिए या इसको एक स्टडी कह लीजिए जो आपकी मदद करता है कि आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सको। कौन सी प्रॉब्लम? चॉइस वाली प्रॉब्लम। हमारे सामने मैं आपकी बात करता हूं अभी एग्जाम आने वाले, जैसे अब एग्जाम आने वाले हैं, तो हमें एग्जाम्स में हर सब्जेक्ट में, मैथ्स में, अकाउंट्स में, इको में, लॉ में ज्यादा से ज्यादा नंबर लेकर आने, 100 नंबर लेके आने वाले हैं। ठीक है, ये क्या हमारी, ये हमारी वांट्स है। ओके, लेकिन 100 मार्क्स लाने के लिए हम भी जानते हैं कि टाइम थोड़ा सा लिमिटेड है ना? तो अगेन स्केर्सिटी आ गई, टाइम कम है, वांट्स हमारी बहुत ज्यादा है। तो ये आपके सामने क्या समस्या आ गई? इकोनॉमिक प्रॉब्लम आ गई कि यार बाप रे, किस सब्जेक्ट की तैयारी पहले करूं, किसको ज्यादा पढ़ूं, किसमें मार्क्स ज्यादा स्कोर हो सकते हैं, ये टेंशन आ गई। अब फिर फाइनली आपने एनालाइज करा कि मेरे पहले ये सब्जेक्ट स्ट्रांग थे, ये वाले वीक थे, मुझे वीक वाले को थोड़ा टाइम ज्यादा देना है, मुझे एमसीक्यूज इस टॉपिक के और बढ़ाने चाहिए, मुझे विनीत सर की क्लासेस देखनी चाहिए, वगैरह 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 वगैरह। और सीरियसली फाइनली आप एक अच्छा खासा टाइम टेबल तैयार कर लेते हो। तो आपने क्या करा? आपने सिचुएशंस को स्टडी करा और एक एंड रिजल्ट पर आकर पहुंचे। इसी चीज को कहा जाता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स इज अबाउट, अगर मैं सिंपल डेफिनेशन की बात करूं, बिल्कुल, इकोनॉमिक्स इज अबाउट मेकिंग चॉइस इन द प्रेजेंस ऑफ स्केर्सिटी। मेकिंग चॉइस इन द प्रेजेंस ऑफ स्केर्सिटी। यहां पर आप दोबारा देख सकते हैं, सबसे पहला स्टेप हमारे सामने क्या हुआ कि सर वांट्स रिसोर्सेज से ज्यादा थे, जिसकी वजह से, ठीक है, वांट्स रिसोर्सेज से ज्यादा थे, जिसकी वजह से इस सिचुएशन ने लीड करा स्केर्सिटी की तरफ। स्केर्सिटी से
क्रिएट हुई, स्केर्सिटी से आपकी क्रिएट हुई इकोनॉमिक प्रॉब्लम, और इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करा किसने? आपकी इकोनॉमिक्स ने। तो ये एक बड़ा सिंपल सा फ्लो चार्ट आप समझ सकते हैं। Wants are greater than resources. This situation leads to scarcity. Scarcity create economic problem, और economic problem को हम solve किससे करते हैं? Economics से करते हैं। और बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन यहां पर जो हमने अभी समझी वो यही थी कि आप कितना इफेक्टिवली, कितने अच्छे तरीके से अपने रिसोर्सेस को इस्तेमाल करते हैं, कितने इफेक्टिवली अपने रिसोर्सेस को इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा आपकी जो वांट्स हैं वो सेटिस्फाई हो सके। ओके तो आई होप इकोनॉमिक्स का मीनिंग आपको क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये एक एग्जांपल बिजनेस इकोनॉमिक्स का आपके जो मॉड्यूल है उसमें भी ले रखा है, आप इसको भी रीड कर सकते हैं। और बड़ा सिंपल सा अंडरस्टैंडिंग वाला एग्जांपल आपकी डेली लाइफ से लगभग आपसे कह सकते हैं रिलेटेड है। ये मैं अपनी क्लास में, जो हमारी क्लासेस है उसमें भी देता हूं कि भाई आज आपका बर्थडे है, ठीक है, हैप्पी बर्थडे टू यू, है ना, बोलो सारे के सारे हैप्पी बर्थडे टू यू। अब यहां पर हैप्पी बर्थडे वाले दिन आपको मान लीजिए 1000 रुपए घर से मिले, 1000 रुपए, 2000 रुपए, वट एक अमाउंट मिला कि चलो भाई जाओ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करो। अब जब 1000 रुपए आपके हाथ में आए, अरे बाप रे बाप, आज तो लक्ष्मी जी बिल्कुल सुबह सुबह मिल गई, क्या करा जाए इन 1000 रुपए से? तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आएंगे कि यार मैं अपने दोस्तों को पार्टी दे देता हूं, या अपने लिए कुछ कपड़ा खरीद लेता हूं, ठीक है, या फिर अपना एक मूवी वगैरह देखने चला जाता हूं, आजकल बहुत सारी मूवी हिट हो रही हैं, हजार हजार करोड़ कमा रही हैं, तो चलो जवान को देख के आ जाता हूं, या फिर अपने लिए कोई अच्छी सी बुक खरीद के ले आता हूं इकोनॉमिक्स की, और जो पैसे थोड़े बहुत बचेंगे उसको सेव कर लूंगा। तो 4 ऑप्शन आ गए, 4 ऑप्शन आ गए, क्या? पार्टी, अपने लिए कुछ ड्रेस, या मूवी, या अपने लिए एक बुक। तो बताओ कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करोगे? क्या 1000 रुपए में चारों के चारों हो जाएंगे? अरे सर क्या बात करो, कहां हो जाएंगे 1000 रुपए में चारों के चारों ऑप्शन, है ना? तो ये वांट्स क्या हो गई? अनलिमिटेड। ये रिसोर्स क्या हो गए? लिमिटेड, है ना? इस सिचुएशन को क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे सर? स्केर्सिटी बोलेंगे। स्केर्सिटी बोलेंगे तो इसका मतलब क्या है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। अरे बाप रे बाप, कौन सा करें, ये दोस्त खून पीते रहते हैं, इनके बर्थडे में मैंने पार्टी में गया था, इनको देनी पड़ेगी, या इन्हें भुला दूं, मतलब कैंसिल 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 ऐसे कर दूं, अपने लिए ड्रेस खरीद लूं, वो बढ़िया लगेगा, पहनेंगे उसको, मूवी में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, तो दिमाग में खिचड़ियां पक रही हैं। बट द थिंग इज, लास्ट में आप एक डिसीजन लोगे जो आपका सेटिस्फैक्शन। बताओ जल्दी से फटाफट, कौन सा? ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, जरा बताओ, देखता हूं कौन बेस्ट ऑप्शन इसमें सेलेक्ट करता है। जो भी आप बेस्ट ऑप्शन अपनी तरफ से फॉलो करोगे, जिससे आपको सेटिस्फैक्शन सबसे ज्यादा मिलेगा, तो ये जो सोचा है आपने, ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2 या ऑप्शन 3 या ऑप्शन 4, यही इकोनॉमिक्स होता है। यही इकोनॉमिक, हमारे घर में हमारी मम्मी जी अगर वो हाउस होल्ड के सारे एक्सपेंडिचर संभालती हैं, कितना बढ़िया इकोनॉमिक्स है। एक मंथली एक्सपेंडिचर उनको मिलता है ऑन द इमीडिएट बेसिस, इतना ग्रोसरी, इतना एजुकेशन, इतना मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, इतना सेविंग, इमीडिएट बेसिस पर डिसीजन। ये क्या है? इकोनॉमिक्स है। ओके, तो ये सारी चीजें जहां पर भी आप अपनी पर्टिकुलर सिचुएशन में, प्रॉब्लम में अपना एनालिसिस लगाते हो, सिलेक्शन करते हो, इसे इकोनॉमिक्स कहा जाता है। ओके, चलिए ये मीनिंग हमने क्लियर करी दोस्तों। उसके बाद तो इकोनॉमिक्स ने, अगर हम इसको और एडवांस लेवल पर लेकर जाएं, इकोनॉमिक्स से हमें क्या क्या मदद मिलती है? सर, इकोनॉमिक्स का मतलब है कि एलोकेट इट्स स्केयर प्रोडक्टिव रिसोर्सेज इन वेरियस यूजेस। नेशन वर्ड आ गया, आपने भी यही करा था, आपने भी यही करा था, आपने अपने रिसोर्सेज की बात करी थी, लेकिन हम एक जब नेशनल लेवल पे बात कर रहे हैं तो सरकार बजट निकालती है, बड़ी कंपनियां जो है अपने फंड्स को, अपनी कैपिटल को इन्वेस्ट करती हैं अलग अलग जगह। उनका पर्पस क्या है? कि उनके पास जो भी रिसोर्सेज हैं, वो रिसोर्सेज मनी हो, आपका मशीन्स हो, लेबर फोर्स हो, कुछ भी हो, उसे अच्छे तरीके से इन्वेस्ट करना ताकि उससे अलग अलग यूज हो सके, अलग अलग प्रोडक्शन जो है वो बढ़िया हो सके। पर्पस वही है, ये वही प्रोसेस है। ये सब करा क्यों? ताकि जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा हो सके, जो हमारी कंट्री की प्रोडक्टिव कैपेसिटी है, प्रोडक्शन कैपेसिटी है, वो बढ़ सके। ओके, और द फैक्टर्स विच लीड्स टू शार्प फ्लक्चुएशंस इज द रेट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। शार्प फ्लक्चुएशंस अगर कुछ होती हैं किन्हीं रिसोर्सेज में, किन्हीं रिजल्ट्स में, किसी डेटा में, जैसे अभी मैंने फार्मर वाला एग्जांपल दिया था ना आपको, तो वो राइस वाला एग्जांपल अगर आपको याद हो, राइस उगाने की सोच रहे थे, अरे राइस के प्राइस में तो इस बार फ्लक्चुएशन थी, है ना,
दाम गिर रहे थे ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि पिछले साल प्रोडक्शन बहुत हुआ, इस बार भी उगा रहे हैं। तो सिचुएशन में फ्लक्चुएशंस है, उन फ्लक्चुएशंस को डील करा जा सके। अगर इस बार भी राइस ही उगा देते सारे तो और दाम गिरते। तो भैया रोको, थामो, थामो थोड़ा सा, राइस को रोको, नॉर्मलाइज होने दो, प्राइस को एक स्टेबल लेवल पे आने दो, उसके बाद फिर दोबारा राइस का प्रोडक्शन करना। तो ये सारी की सारी चीजें इकोनॉमिक्स का पार्ट होती हैं। आप इकोनॉमिक्स को इंडिविजुअल लेवल पर लगा सकते हो और सेम चीज सिमिलर मैनर में नेशन लेवल पर भी अप्लाई की जा सकती है। ओके, बहरहाल आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों यहां पर अगर मैं बात करूं तो आपने वर्ड समझ लिया इकोनॉमिक्स। ओके, इकोनॉमिक्स। ओके, और इसके साथ दूसरा वर्ड हम जोड़ने वाले हैं बिजनेस, बिजनेस इकोनॉमिक्स। ये क्या है, अगर हम देखें कि किस तरीके से हमने रिसोर्सेस को यूटिलाइज करा। ठीक है, अगर सिंपल मैनर में बताऊं तो किस तरीके से हम अपने रिसोर्सेस को बेस्ट पॉसिबल वे में यूटिलाइज करते हैं, इसको इकोनॉमिक्स बोलते हैं। बिजनेस इकोनॉमिक्स का मतलब क्या हुआ कि हम किस तरीके से बेस्ट पॉसिबल वे में बिजनेस के रिसोर्सेस को यूटिलाइज करते हैं। दैट्स इट। बिजनेस के रिसोर्सेस क्या है? अगर मैं बात करूं फाइनेंस, है ना, कैपिटल जिसको आप कहेंगे, जैसे मैं लेबर की बात करूंगा, जैसे मैं टेक्नोलॉजी की बात करूंगा एंड वगैरह वगैरह, जी बहुत सारी चीजें, ये सब क्या है? बिजनेस के रिसोर्सेज है। इन रिसोर्सेज का सही तरीके से, बेस्ट पॉसिबल तरीके से कैसे इस्तेमाल हो, दैट इज बिजनेस इकोनॉमिक्स। बस आपने बिजनेस वर्ड के साथ इकोनॉमिक्स को कनेक्ट कर दिया। तो यहां पर ये सेम चीज हमारे सामने आ जाती है दोस्तों। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज द यूज ऑफ, देखो कितनी सिंपल डेफिनेशन है, इज द यूज ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस इन द फॉर्मुलेशन ऑफ business policies, business decisions for the best use of business या organizations scarce resources। अगर मैं इसमें से ये बिजनेस वर्ड हटा दूं ना, ये वाले, आप कहोगे सर ये तो वही डेफिनेशन हो गई जो हमने बेसिक समझी इकोनॉमिक्स की। अगर ये बिजनेस वर्ड अभी हटा दो तो बिल्कुल वही डेफिनेशन है जो इकोनॉमिक्स की है, और बस अब उसमें बिजनेस वर्ड लगा दिया। तो भैया पहले अभी 1000 रुपए की बात आप कर रहे थे, बर्थडे पे आपको 1000 रुपए मिले थे, आप तो उसकी मैनेजमेंट कर रहे थे, अब आपको 1000 करोड़ों की मैनेजमेंट करनी है। ओके, पहले आप सब एक फार्मर की बात कर रहे थे, आपको पूरी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की बात करनी है, बस उसका दायरा जो है वो बड़ा कर दिया है। ओके, अच्छा, हम बिजनेस इकोनॉमिक्स को क्या अलग अलग नामों से जान सकते हैं? इसका एमसीक्यू आता है अक्सर, इसका एमसीक्यू जो है वो डेफिनेटली पूछा जाता है कि और किन किन नामों से बिजनेस इकोनॉमिक्स को जाना जाता है। तो याद रखेंगे आप, अप्लाइड, मैनेजेरियल, इंटीग्रेटेड, ये तीनों के तीनों बिजनेस इकोनॉमिक्स के नाम है। क्यों है मैं ये बता देता हूं। अप्लाइड इकोनॉमिक्स, आप बिजनेस की थ्योरीज को, आप इकोनॉमिक्स की थ्योरीज को अपने बिजनेस में अप्लाई करते हैं, दैट इज अप्लाइड इकोनॉमिक्स। क्या आपने अप्लाई करा बिजनेस में, किसको? इकोनॉमिक की थ्योरीज को। ओके, इसे मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। क्यों मैनेजेरियल? मैनेजर, ये इट्स नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी कि हर कोई इसको कर लेगा। आप एक सीए बनने वाले हैं, ओके अभी तो पहला स्टेप है, बट बनेंगे ना आगे चल के। अब आप अभी फाउंडेशन करोगे, 4 सब्जेक्ट पढ़ोगे, इंटर पे 8 पढ़ने हैं, फाइनल में भी पढ़ने, अब तो न्यू सिलेबस के हिसाब से तो कम हो गए वैसे, मतलब 6 तो पढ़नी है। तो यहां पर आप इतने सारे पर्टिकुलर टॉपिक्स को पढ़ोगे, उनमें इंटरेस्ट क्रिएट करोगे अपना, उससे नॉलेज गेन करोगे, तब जाके आप सीए बनोगे। ओके, अब आप सीए बन रहे हो, आपको एक औहदा कंपनी में दिया गया, क्या जो आप काम करोगे वो एक 12th पास स्टूडेंट या एक ग्रेजुएट स्टूडेंट कर लेगा क्या? नहीं, इट्स नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी, राइट। तो इसीलिए ये जो बिजनेस इकोनॉमिक्स का काम होता है, डिसीजन मेकिंग का काम होता है कंपनी की स्ट्रेटजीज बनाने का काम होता है, ये एक एम्प्लॉय या एक लेबर ये नहीं कर सकते, मैनेजर लेवल पे काम होते हैं, प्लानिंग लेवल पे काम होते हैं। तो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के ये डिसीजंस एक मैनेजर से ले सकते हैं। और इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक्स इसको इसलिए कहा जाता है कि सब्जेक्ट तो हम इकोनॉमिक्स ही पढ़ रहे हैं, ओके, लेकिन इसमें बहुत सारे अदर सब्जेक्ट्स के जो थॉट हैं, चाहे वो स्टैटिस्टिक्स का हो, अकाउंटिंग का हो, टैक्सेशन का हो,
इन सब चीजों के जो डेटा हैं, जो रिजल्ट्स हैं, जो गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, उनको सोच समझ के ही बिजनेस की जो पॉलिसीज हैं, जो डिसीजन मेकिंग है, वो की जाती है। तो इसीलिए इसको इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। इंटीग्रेटेड का मतलब क्या हुआ कि मतलब ये जैसे मान लीजिए, ये जैसे मैं G20 बोलूं, ठीक है, अभी वो एग्जांपल ले रहे थे। G20 इज नॉट इंटीग्रेटेड आपकी कम्युनिटी है कि जहां पर ये एक एरिया है और यहां पर बहुत सारे लोग आके मिल रहे हैं अपने एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए। तो इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक्स, भाई आप अकाउंटिंग, फाइनेंशियल नॉलेज, स्टैटिस्टिकल नॉलेज, इन सब का इस्तेमाल कर रहे हो अपनी बिजनेस की पॉलिसीज बनाने के लिए। ओके, तो आई थिंक द मीनिंग ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स इज आल्सो क्लियर। उसके बाद अगर हम बात करें कि सर जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है वो हमें कितने पार्ट्स में पढ़नी पड़ती है, तो नॉर्मली हम इकोनॉमिक्स को, बिजनेस इकोनॉमिक्स जो भी आप बोले, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। कोई नया वर्ड नहीं है, आप जानते हो, आपने अगर 12th क्लास में इसको ऑलरेडी पढ़ा हुआ है तो आप ये बेहतर दोनों वर्ड जानते होंगे, लेकिन मैं जीरो से स्टार्ट करता हूं। माइक्रो और मैक्रो, जैसे इसमें आई आता है, इसमें ए आता है, तो समझने के लिए इट इज व्हाट, इंडिविजुअल, है ना, एंड ए इज व्हाट, ऑल, या फिर आप कह सकते हैं एग्रीगेट। ओके, दोनों वर्ड आप यूज कर सकते हैं, ऑल एंड एग्रीगेट। सो व्हाट इज इंडिविजुअल, व्हाट इज एग्रीगेट? जब भी कभी आप किसी सिंगल फैक्टर की स्टडी करोगे, अकेले फैक्टर की स्टडी करोगे, सो दैट इज व्हाट इंडिविजुअल स्टडी, दैट इज व्हाट माइक्रो स्टडी। लेकिन जब आप सभी फैक्टर्स को कंबाइंड करके उसकी स्टडी करोगे, सो दैट इज व्हाट एग्रीगेट स्टडी, दैट इज व्हाट मैक्रो स्टडी। इसको समझते हैं और अच्छे तरीके से। जैसे फॉर एग्जांपल, आपकी इनकम क्या है? ओके, एक कमोडिटी का, पेन का प्राइस क्या है? ओके, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कितनी सप्लाई है? जब मैं एक की बात कर रहा हूं, मैं सिंगल की स्टडी कर रहा हूं, वो माइक्रो स्टडी होता है। लेकिन सिर्फ आपकी इनकम नहीं, पूरी कंट्री की टोटल इनकम क्या है? सिर्फ इस पेन की इनकम नहीं, पूरे जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनकी सप्लाई क्या है? सिर्फ एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड नहीं, इकोनॉमी में टोटल कितनी डिमांड है, एग्रीगेट डिमांड है। जब आप उनकी स्टडी करते हो तो वो बन जाता है आपका एग्रीगेट स्टडी, दैट इज व्हाट मैक्रो स्टडी या मैक्रो इकोनॉमिक्स। अगर सिंपली इसकी डेफिनेशन की बात करें तो मैक्रो या माइक्रो इकोनॉमिक्स इज, अच्छा दोनों में वैसे आपका क्या नाम है, एम आई ही आएगा, तो मैं एम आई लिख देता हूं। अरे, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच, आप नोट कर सकते हैं साथ साथ, ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच स्टडीज सिंगल या ऑब्लिक करके इंडिविजुअल यूनिट्स। ठीक है, और अगर मैं बात करूं आपका क्या नाम है मैक्रो स्टडी के लिए, तो मैक्रो स्टडी में और कुछ नहीं, सिंगल जो ये आपने वर्ड लिखा है, इंडिविजुअल यूनिट लिखा है, इसकी जगह एज अ होल वर्ड आ जाएगा कि आप एग्रीगेट लेवल पर आप उसकी स्टडी करते हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल, मैं एक और बढ़िया एग्जांपल आपको देता हूं, जैसे कार की बात कर लेते हैं। ओके, अब जैसे मारुति है, ठीक है, अब मारुति की अगर मैं बात कर रहा हूं तो ये एक कंपनी हो गई। मारुति की सप्लाई कितनी है? मारुति कंपनी की, मारुति की डिमांड कितनी है? मारुति की किसी पर्टिकुलर कार का एक एवरेज प्राइस क्या है? ओके, सो मारुति इज अ सिंगल कंपनी, इट इज व्हाट माइक्रो स्टडी, इट इज व्हाट माइक्रो स्टडी। लेकिन जब आप मारुति के साथ साथ आप होंडा की भी स्टडी कर रहे हो, आप टाटा की भी स्टडी कर रहे हो, जब आप महिंद्रा की भी स्टडी कर रहे हो, तो ऑल दीज बिकम मैक्रो, ऑल दिस बिकम मैक्रो। इंडिविजुअल, एक फर्म जो है, मारुति इज अ फर्म, वो क्या है, वो माइक्रो है। लेकिन जो सारी कार है, कार इज एन इंडस्ट्री, तो इंडस्ट्री इज व्हाट मैक्रो स्टडी। तो जब भी हम एनालिसिस करते हैं चीजों का, हमें माइक्रो और मैक्रो के हिसाब से अपने कंटेंट को डिसाइड करना पड़ता है। अभी आगे चल के बिजनेस एंड कॉमर्शियल नॉलेज में आप चैप्टर पढ़ेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट।
वहां पर इन दोनों का बहुत ज्यादा रोल होगा। ठीक है, माइक्रो हमारे फर्स्ट चैप्टर में माइक्रो और मैक्रो का इतना रोल नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, छोटा सा ही कंटेंट है। लेकिन बिजनेस एनवायरनमेंट जब हम बीसी के पढ़ेंगे, बीसी के लिए भी मैंने टाइम एलोकेट करा है प्रॉपरली, उसमें प्रॉपरली माइक्रो और मैक्रो का जो कंटेंट है वो आपको बताया गया है। ओके, चलिए बहरहाल आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अरे अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो यहां पर नेचर की बात करते हैं। ठीक है, बिजनेस इकोनॉमिक्स का नेचर कैसा होता है, इसमें कौन कौन से हमारे फीचर्स, क्या क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं दोस्तों, ये जरा समझते हैं। और मॉड्यूल के हिसाब से जैसे कि हम यहां पे पढ़ रहे हैं, तो साइंस, आर्ट्स, नॉर्मेटिव, इंटरडिसिप्लिनरी, प्रैग्मेटिक, ये इंपॉर्टेंट हमारे जो फीचर्स हैं वो आप यहां पे देख रहे हैं। वन बाय वन आइए चीज सबको डिस्कस करते हैं। बिजनेस इकोनॉमिक्स एक साइंस के जैसा है, बिजनेस इकोनॉमिक्स एक आर्ट के जैसा है, बिजनेस इकोनॉमिक्स एक नॉर्मेटिव स्टडी है, ये एक इंटरडिसिप्लिनरी कंटेंट है, और ये एक प्रैग्मेटिक अप्रोच है। क्या है ये सब? सबसे पहले साइंस की बात करते हैं। ठीक है, साइंस क्या है होता है? एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। और इसको समझाने का सबसे सिंपल सा तरीका जो मैं समझता हूं, भाई इकोनॉमिक्स में अगर मैं बात करूं, साइंस की बात करूं, तो हमने सभी ने तो पढ़ाई है, 10th क्लास तक तो पढ़ाई है ना। और साइंस में हम 3 मेन सब्जेक्ट पढ़ा करते थे, पी, आपका सी और बी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। ओके, बायोलॉजी। अगर मैं बात करूं फिजिक्स की, फिजिक्स में हम अपने यूनिवर्स के बारे में पढ़ते हैं बहुत सारी चीजें। ठीक है, याद रखने का तरीका बताता हूं। तो यूनिवर्स की बात कर रहे थे, है ना। सी, केमिस्ट्री में हम एक्सपेरिमेंट करा करते थे। क्या करते थे? एक्सपेरिमेंट करा करते थे। बायोलॉजी में हम वो काट पीट, कभी मेंढक काटा, कभी चाकू काटा, बॉडी के बारे में बात करा करते थे, है ना। तब जाके हमें उस बॉडी से नॉलेज मिलती थी। ओके, इन इन सब की बातें करा करते थे। एग्जैक्टली यही सारी चीजें हमें इकोनॉमिक्स में भी देखने को मिलती हैं। सर यूनिवर्स कैसे देखने को मिलता है इकोनॉमिक्स में? आइए देखो समझें। यूनिवर्स से यहां पे मतलब वो चांद सितारे नहीं पढ़ने वाले, हम एस्ट्रोनॉमी नहीं पढ़ने वाले हैं, मैं बात करना हूं यूनिवर्सैलिटी की। बिजनेस इकोनॉमिक्स एक यूनिवर्सल थॉट है, एक यूनिवर्सल सब्जेक्ट है। यूनिवर्सल से मतलब पूरे यूनिवर्स में जितने भी छोटे बड़े कैसे भी किसी प्रकार के बिजनेस हैं, उन सब में इकोनॉमिक्स अप्लाई होती है। एक छोटी चाय की दुकान हो या एक बहुत बड़ी आपकी एरोप्लेन बनाने की कंपनी हो, हर जगह आपको अपने रिसोर्सेज की प्लानिंग करनी पड़ती है, पॉलिसीज बनानी पड़ती है, तब जाके डिसाइड होता है कि हमें किस, हमारा गोल क्या है और हमें किस वे में मूव करना है। यूनिवर्सल है। दूसरा, ये जो डिसीजन मेकिंग है, ये जो बिजनेस पॉलिसीज है, ये ओवरनाइट डिसाइड नहीं हुई है। ये जगह, ये अगर हम देखें पूरे के पूरे लंबे दौर के दौरान इन पॉलिसीज को अप्लाई करके अलग अलग एक्सपेरिमेंट करे गए हैं। यार ये वाला मेथड लगा के देखो, नहीं ये वाला लगा के देखो, जिससे ज्यादा बेटर रिजल्ट मिलेगा उसको हम अप्लाई करेंगे। जैसे क्रिकेट में होता है ना, भाई बॉलर्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, यार एक बॉलर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा तो दूसरे को ट्राई करो, दैट्स व्हाट एक्सपेरिमेंट। बिजनेस इकोनॉमिक्स में भी यही होता है। एंड द थिंग इज, तब जाकर जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, यूनिवर्सली चीजों को अप्लाई करते हैं, तब जाके हमारे रूल्स रेगुलेशंस अप्लाई होते हैं, और वही होती है हमारी सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, एक सब्जेक्ट तैयार होता है। साइंस क्या है? साइंस भी देखो ना, हर जगह अप्लाई होगा। ठीक है, बॉल कितनी ग्रेविटेशनल फोर्स वगैरह, और E इज इक्वल टू MC स्क्वायर, पता नहीं क्या क्या होता था, खैर हमें उससे क्या मतलब नमस्ते कर दिया था बहुत पहले उनको। बट द थिंग इज कि यूनिवर्सली अप्लाई होता है ना, एक्सपेरिमेंटल बेस्ड होता है, और एक सब्जेक्ट है जो हम पढ़ते हैं। बिजनेस इकोनॉमिक्स के भी एग्जैक्टली यही फीचर्स हैं। दूसरा, बिजनेस इकोनॉमिक्स हमारा एक आर्ट है। आर्ट मतलब काम करने का तरीका। ये क्या है? ये एक स्किल है। ये क्या है? एक क्रिएटिविटी है। भाई किसी की ड्राइंग अगर आप देखो, किसी का डांस अगर आप देखो, किसी की म्यूजिक कंपोजिशन आप देखो, आप कहोगे ना कि अरे यार ये तो कमाल का बंदा है, ये तो बहुत अच्छा डांस करते हैं, ये तो बहुत अच्छी पेंटिंग करते हैं। तो वो जो चीजें हैं म्यूजिक की, गाना गाने की, वो क्या है? वो उनकी स्किल है, उनकी क्रिएटिविटी है। बिजनेस इकोनॉमिक्स भी एक आर्ट है। आप कल को सीए बने, ठीक है, डेफिनेटली बनेंगे। कल को आप सीए बने और आप, सीधी सी बात है, एक कंपनी आप बने और आपका दोस्त दोनों बन गए, ओके, और आप कंपनी ए में अपॉइंट हुए, आपका जो दोस्त है वो कंपनी बी में अपॉइंट हुआ।
अब दोनों सीए हैं, ओके, लेकिन अब कौन अच्छे तरीके से अपनी चीजों से समझ के, अपनी नॉलेज को इंप्लीमेंट करके, एनवायरनमेंट को समझ के कंपनीज को ऊपर ले जाएगा, ये अपनी अपनी क्रिएटिविटी है, ये अपनी अपनी स्किल है। ये दोनों सेम लेवल के मैनेजर हैं, ठीक है, लेकिन दोनों सेम लेवल के मैनेजर अगर अलग अलग कंपनीज में आप एम्प्लॉय करे जाते हो, तो दोनों सेम टेक्निक से आगे नहीं बढ़ेंगे, दोनों सेम डिसीजन से आगे नहीं बढ़ेंगे। भैया कंपनी के हिसाब से आपको डिसीजन लेने पड़ेंगे कि वहां पे क्या हालात है, उनकी प्रॉफिट मेकिंग कितनी है, लॉस में तो नहीं है, एनवायरनमेंट कैसा है। तो ये क्या होती है, एक आर्ट होती है बिजनेस इकोनॉमिक्स। सिमिलरली नॉर्मेटिव की बात करते हैं। नॉर्मेटिव से पहले मैं आपको बता दूं, बेसिकली किसी भी कंसेप्ट को पढ़ने का, डिसीजन मेकिंग के दो तरीके होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक ही अपना नॉर्मेटिव, ठीक है। पॉजिटिव नॉर्मेटिव, इनका मतलब क्या, दोनों में डिफरेंस क्या मैं बता देता हूं। पॉजिटिव में ऐसा होता है कि हम फैक्टर्स के साथ, केस स्टडीज के साथ छेड़छाड़ नहीं करते। राइट छेड़छाड़ नहीं होगी, जो जैसा है वैसा रहेगा, जो जैसा है वैसा रहेगा। क्लियर, डन। नॉर्मेटिव में ये कैसा होना चाहिए इस पर विचार करा जाता है। मतलब आप एक कंपनी में अपॉइंट हुए और आप उस कंपनी का एनालिसिस कर रहे हो, सिर्फ एम्प्लॉय कितने बजे आ रहे हैं, उनका काम क्या है, कितना कंप्लीट हुआ, दैट्स इट। और आपने प्रॉब्लम्स का पता लगा लिया, सिर्फ स्टडी करी, जैसे रिसोर्सेज है वैसे ही काम हो रहा है, उसकी स्टडीज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, पॉजिटिव स्टडी। नॉर्मेटिव का मतलब कैसा होना चाहिए, ठीक है। ये क्या होता है पॉजिटिव, स्टडी ऑफ रिसोर्सेज एज दे आर, एज दे आर। ये अपनी मेन क्लासेस में प्रॉपरली मैंने आपको बता भी रखा है, जो अगर आपने पढ़ा हो पहले। नॉर्मेटिव में क्या होता है, दे ऑट टू बी, दे शुड बी, उनको कैसे काम करना चाहिए। अब आप खुद सोचो, मैंने बिजनेस इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन में पहले आपको बता दिया कि सर इसमें आपका डिसीजन मेकिंग है, इसमें स्ट्रेटजी मेकिंग है, इसमें बिजनेस एप्लीकेशंस को अप्लाई करना है, ओके, करना एप्लीकेशन, बिजनेस डिसीजन। तो ये तो नहीं कि जैसा चल रहा है चलने दो, ऐसा तो नहीं होगा ना। ऑब्वियसली जैसा चल रहा है वैसे चलने दो, 3 इट वाले अंकल जी की तरह नहीं, आपको पॉलिसीज में चेंज करना पड़ेगा। अपने कंपनी की कमियां क्या हैं, खामियां क्या हैं, हम कैसे अपने टारगेट्स को सेट करें और अच्छा अचीव करें इसके लिए पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी। तो ये हमारी जो इकोनॉमिक्स है वो एक नॉर्मेटिव स्टडी होती है कि कैसे रिसोर्सेज का दे शुड बी, दे ऑट टू बी वर्क करें। और अगर कोई पूछे कि बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होती है, पॉजिटिव होती है कि नॉर्मेटिव होती है, तो होती दोनों है, होती दोनों है, लेकिन पलड़ा नॉर्मेटिव का भारी होता है। पॉजिटिव भी जरूरी है ना, पहले जब आप स्टडी करोगे इनिशियली तो वो तो पॉजिटिव वे में ही होगी ना, लेकिन जो ज्यादा जिम्मेदारी है इन छोटे छोटे कंधों पर वो नॉर्मेटिव की ज्यादा होती है। ओके, इंटरडिसिप्लिनरी सिंपल, ये ऑलरेडी हम जैसे हमने डिस्कस करा भी इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक्स के डेफिनेशन में, कि आपका जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है वो खाली इकोनॉमिक्स नहीं है, उसमें आप बहुत सारे टॉपिक्स, पूरे सीए में आपको यही तो पढ़ने हैं, क्या क्या चीजें जब सीए बनोगे, व्हेन यू आर कंप्लीटेड योर सी एग्जामिनेशन, और बाकी जो आपके जो ट्रेनिंग्स वगैरह होती हैं, सीए आप बन गए, तो आप जब सीए बन गए और आपको एक मैनेजर बनाया गया, तो आप सिर्फ इकोनॉमिक्स नहीं जानते, तब आप सारे सब्जेक्ट्स जानते हो। उन सारे सब्जेक्ट्स के हिसाब से आपको बिजनेस की स्ट्रैटेजीज, डिसीजन मेकिंग लेनी है। तो इंटरडिसिप्लिनरी, अकाउंट्स है, आपका फाइनेंस है, टैक्सेशन है, बहुत सारी चीजें हैं। एंड द नेक्स्ट इज प्रैग्मेटिक। देखिए दो अप्रोच होती हैं पढ़ने की, नहीं अप्रोच तो काफ़ी सारी होती हैं, लेकिन प्रैग्मेटिक और बाकी मैं सिंपल तरीके से समझाऊं आपको इसका एग्जांपल। देखिए मान लीजिए एक फैमिली है और उस फैमिली में एक बच्चा है, ओके। उस बच्चा भी छोटा ही है, 1-1.5 साल का है। उस बच्चे के सामने एक चाकू पड़ा है या एक ब्लेड पड़ा है, तो आपका क्या कर्तव्य बनता है, आपका क्या कर्तव्य बनता है जब ऐसा होता है। तो ऑब्वियस सी बात है ना कि सर हम, दो तरीके हैं, दो थॉट हो सकते हैं लोगों के, कि भाई चाकू है, पड़ा है, इस बच्चे को टच करने दो, अगर इसके हल्का सा कटेगा, चुभेगा तो ये खुद दूर भागेगा, खुद अपनी गलतियों से सीखेगा, एक तो ये चीज हो सकती है। और दूसरा कि हम बचाएं, उस बच्चे को समझाएं कि ये चीज गलत है, इससे फिलहाल अभी दूर रहना है। ओके, क्रिकेट खेलने गए, अब क्रिकेट खेलने गए, क्रिकेट का मौसम भी आने वाला है,
ठीक है। और अरे आज तो मैच भी है, हाँ मैच भी तो चल रहा है, आज संडे को ही तो है मैच, ध्यान नहीं गया। ओके, तो मैच चल रहा है। अब जब आप क्रिकेट खेलते अगर आप देखो तो एक बैट्समैन जा रहा है और उसने हेलमेट नहीं पहना, ओके, तो कोच का क्या कर्तव्य हो सकता है? तो दो दो तरीके हो सकते हैं। कोच कहे कि जाने दे, बॉल लगेगी इसके सिर पे, इसको खुद अकल आएगी, खुद हेलमेट पहनेगा, एक तो ये हो सकता है। और दूसरा, समझाओ उसको कि भाई पहन के जा, बचाव कर पहला। तो जो बच्चे को चाकू छूने दो, हेलमेट मत पहनो, इसको कहा जाता है रियलिज्म अप्रोच। इसको कहा जाता है रियलिज्म अप्रोच, या कुछ और नाम भी होगा, बहुत पहले मैंने पढ़ी थी ये, कभी अलग हमारे सिलेबस में नहीं है, बट पहले किसी अलग कोर्स में मैंने इसको पढ़ा था, रियलिज्म। लेकिन जो हमारे मतलब की चीज है कि चीजों को समझना कि ऐसे अप्लाई करो, कुछ फॉर्मुलेशंस करो, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाओ, बिजनेस चल रहा है, जब लॉस होगा तभी थोड़ी ना सीखेंगे। लॉस को बचाने के लिए पहले से ही कुछ डिसीजन मेकिंग पॉलिसीज बनाओ। इस अप्रोच को दोस्तों प्रैग्मेटिक अप्रोच कहा जाता है। जब हम सिचुएशंस के हिसाब से अपनी पॉलिसीज को एडवांस में प्लान करें, सीखें, दैट इज व्हाट प्रैग्मेटिक अप्रोच, एंड डेफिनेटली ये बिजनेस इकोनॉमिक्स का एक मेन फीचर है। ओके तो आई होप आपको नेचर भी क्लियर हुआ। ओके, नोट डाउन करते हुए चल रहे हैं आप सारे के सारे। जो कंटेंट है आप पीडीएफ से डाउनलोड कर सकते हैं नीचे दोस्तों, एंड कोई भी डाउट क्वेरी हो तो मेंशन भी करते रहना। आइए अगले पॉइंट पर आते हैं। आगे आ जाता है हाँ, स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। स्कोप को लेकर जैसे मैंने बोला, अभी माइक्रो मैक्रो वाला जो फंडा था बिजनेस एनवायरनमेंट चैप्टर में भी हम पढ़ेंगे, तो थोड़ा सा पोर्शन है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन बिजनेस एंड कॉमर्शियल नॉलेज के बिजनेस एनवायरनमेंट चैप्टर में ये थोड़ा ज्यादा है, रिपीट हो जाएगा आपका, तो वहां पे रिवीजन भी हो जाएगी। बहरहाल है क्या, देखो, स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स कहां कहां अप्लाई होती है? बिजनेस इकोनॉमिक्स कहां कहां अप्लाई होती है? सर अभी तो आपने बोला पूरे बिजनेस में अप्लाई होती है, हाँ, लेकिन बिजनेस के अंदर है, बिजनेस के बाहर। अब ध्यान दो, ऑपरेशनल, एनवायरमेंटल। ऑपरेशनल का मतलब क्या है? यहां पर मुद्दा विद इन ऑर्गेनाइजेशन का है। भाई ऑपरेशनल, ऑपरेशन, बिजनेस के मेन ऑपरेशन कहां चलते हैं? कंपनी के अंदर चलते हैं। प्रोडक्शन हो रहा है, सामान तैयार हो रहा है, बिक रहा है, रॉ मटेरियल खरीदा जा रहा है, पेमेंट हो रही है, पैसा रिसीव हो रहा है, ये सारे के सारे क्या मेन ऑपरेशंस हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन जो ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, ओके क्लियर, क्या ये सिर्फ ऐसे अपने में ही सीमित है? नहीं, ये आउटसाइड फैक्टर जो है उस पर भी डिपेंड करती है। आउटसाइड वर्ल्ड जो है, इसमें गवर्नमेंट की पॉलिसीज, लीगल प्रोविजंस, हमारे कंपिटिटर्स, ये सब इसके अंदर आते हैं। टेक्नोलॉजी क्या चल रही है पूरी वर्ल्ड में, इसके अंदर आते हैं। हर जगह बिजनेस इकोनॉमिक्स का अप्लाई होता है। अगर मैं बात करूं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, ये तो आपका सिलेबस ही है। हम हमारे प्रोडक्ट की क्या डिमांड है, डिमांड एनालिसिस, हम कितनी सप्लाई कर सकते हैं, सप्लाई एनालिसिस, हमारे प्रोडक्शन के लिए हमारे पास कौन कौन से रिसोर्सेज हैं, प्रोडक्शन एनालिसिस, हमारे जो प्रोडक्ट को तैयार करने में कॉस्ट कितनी आएगी, कॉस्ट एनालिसिस। ये सारी की सारी चीजें हमारी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, ऑपरेशन लेवल पर होती हैं, और इन सब चीजों में बिजनेस इकोनॉमिक्स इन सब चीजों की स्टडी करती है। ये तो आपका सिलेबस ही है, ये तो पढ़ना ही है आपको। डिमांड एनालिसिस, डिमांड क्या है, प्रोडक्शन क्या है, मार्केट क्या है, सब पढ़ना है ना आपको। और आउटसाइड की बात करें, आउटसाइड सिलेबस में आपका इतना एडवांस लेवल पे नहीं है, वो बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज में ही थोड़ा डिफरेंट मैनर में है। बट द थिंग इज, ज्यादा इन्वॉल्वमेंट देखा जाए तो इसकी भी होती है। भाई गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या है, गवर्नमेंट जो है वो हमारे मतलब टैक्स बढ़ा रही है या कुछ सब्सिडी भी देगी नहीं देगी, इस तरीके से है ना, उसकी स्टडी करना, प्लानिंग करना। जीएसटी बढ़ाएं, मतलब जीएसटी तो सरकार बढ़ाएगी, हम प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ाएं ना बढ़ाएं, प्राइस बढ़ाएं ना बढ़ाएं, इस चीज को लेकर हमारे जो कंपटीटर हैं वो कितने में बेच रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी है वो कितने में एडवांस हो, कितनी एडवांस हो गई है, कौन सी इफिशिएंट है, कौन सी इनएफिशिएंट है, ये सारे के सारे फैक्टर्स दोस्तों। लीगल प्रोविजंस, ओके, लीगल प्रोविजंस इसके अंदर आ जाएंगे। इकोनॉमिक फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर, पॉपुलेशन कंट्री की बढ़ गई, जीडीपी कंट्री की बढ़ गई, इकोनॉमिक ग्रोथ डाउन है, इन्फ्लेशन अप है, तमाम चीजें, इन सब जगह, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ही इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स का जो डिसीजंस हैं वो लिए जाते हैं। दैट्स द स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स दोस्तों। ओके, तो दोस्तों आज हमने अपने पहले डे 1 में अपने इस पहले पार्ट को कंप्लीट करा, डन करा। इंट्रोडक्टरी पार्ट था,
एक बार जल्दी से रिवाइज करेंगे। सर हमने सबसे पहले समझा इकोनॉमिक्स की मीनिंग। इकोनॉमिक्स की मीनिंग क्या है सर? स्केर्सिटी थी, इकोनॉमिक प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम को सॉल्व करना कैसे? अच्छे तरीके से चॉइस करके इज इकोनॉमिक्स। बिल्कुल सही बात है। बिजनेस तो हम ऑलरेडी कॉन्सेप्ट जानते ही हैं। बिजनेस के रिसोर्सेस को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना, दोनों वर्डों को मिला दिया बस हमने, उसको बिजनेस इकोनॉमिक्स कहा जाता है। ओके, इसको माइक्रो लेवल मैक्रो लेवल दोनों पे स्टडी करते हैं। इसके कुछ फीचर्स हमने देखे जब हम बिजनेस में अप्लाई करते हैं। ये एक साइंस भी है, ये एक आर्ट भी है, ये नॉर्मेटिव ज्यादा है, इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, इंटरडिसिप्लिनरी टॉपिक है। ओके, इसको अप्लाइड इकोनॉमिक्स या मैनेजरियल इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है, वगैरह वगैरह तमाम चीजें इसके अंदर आ गई। सॉरी, तभी थोड़ी नासाज है आज, ठीक है। और स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स जो भी हमने देखा कि चाहे बिजनेस के अंदर की बात हो या बिजनेस के एनवायरमेंटल यानी कि बिजनेस के बाहर की बात हो, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर की बात हो, हर फैक्टर को डिसाइड करके ही बिजनेस इकोनॉमिक्स में डिसीजन मेकिंग ली जाती है। या आप कह सकते हैं कि डिसीजन मेकिंग इन तमाम फैक्टर से अफेक्ट होता है। ओके, तो ये टॉपिक दोस्तों डन करिएगा। इसमें कोई भी क्वेरी कोई भी डाउट है तो मेंशन करेंगे अपना, और उसके बाद फिर हम अगले वाले टॉपिक पर मूव करते हैं। नेक्स्ट वाले पार्ट में डे 2 में हम यहाँ पर अपना जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में बात करेंगे और टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स जो है उस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। जुड़े रहिए डे 2 पर भी, और डे 20 तक भी पूरा का पूरा कंटेंट हम कवर करेंगे। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन को दबा दीजिए, बिल्कुल फ्री है, मुझे बहुत फर्क पड़ता है इन चीजों से, तो प्लीज डू दैट। और कोई भी क्वेरी कोई भी डाउट है तो स्टेट करिएगा। मिलते हैं आपसे फिर डे 2 में। प्लीज टेक केयर।